हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। कल हमने आपको सिंधु सभ्यता के विषय में जानकारी प्रदान की थी, जिसमें हमने आपको सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के विषय में बताया था। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, कांस्य मूर्तियाँ, आभूषण, टेराकोटा मूर्तियाँ, मृदभांड और हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से। हड़प्पाई लोग मोहर बनाने के लिए नदी तल में पाए जाने वाले मुलायम पत्थर और स्टेटाइट का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। अधिकांश मोहरें वैसे तो वर्गाकार स्वरूप की मिली हैं, लेकिन त्रिकोणीय, आयताकार और वृत्ताकार मोहरें भी उपयोग में लाई जाती थी। अगेट, चट, तांबा, काचाव, टेराकोटा, साथ ही सोने और हाथी दांत की मोहरें के भी साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। अधिकांश मोहरों पर चित्राक्षर लिपि, जिसे पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, में मुद्रा लेख हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। साथ ही द्विदिशात्मक लेखन शैली भी पाई गई है। इन पर सामान्यतः कुबड़दार बैल, गैंडा, हाथी, भैंस, बाघ, बायसन, बकरी, मारकोन, साकिन, मगरमच्छ आदि पशुओं की आकृतियां मिली हैं। हालांकि गाय का कोई साक्ष्य इन पर अभी तक नहीं मिला है। मोहरों का प्रयोग मुख्यतः व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ शवों पर छेद वाली मोहरें पाई गई हैं। संभवतः इनका प्रयोग ताबीज़ के रूप में किया जाता था, पहचान के लिए, ताकि मनुष्य की पहचान की जा सके। कुछ मोहरों पर गणितीय आकृतियां भी मिली हैं, जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा होगा। स्वास्तिक सदृश डिज़ाइन वाली मोहरें भी पाई गई हैं। मुख्य मोहरों में, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य मोहरों में पशुपतिनाथ की मोहर और यूनिकॉर्न वाली मोहर प्रमुख है। पशुपतिनाथ की मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है और स्टेटाइट पत्थर से बनी है, जिसमें पालथी मारकर बैठे मानव आकृति या देवता को दर्शाया गया है, जिसने 3 सींगों वाला मुकुट पहना है। यह आकृति चारों ओर से पशुओं से घिरी है। आकृति के बाईं ओर हाथी और बाघ का चित्र है, दाईं ओर गैंडा और भैंस का, और नीचे की ओर 2 हिरण की आकृतियां उकेरी गई हैं। तो अब हम बात करते हैं कांस्य मूर्तियों के विषय में। कांस्य मूर्तियां द्रवित मोम टेक्निक द्वारा बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की नर्तकी, जो 4 इंच की मूर्ति है, विश्व की सबसे पुराने कांस्य की मूर्ति है। और कालीबंगा से कांस्य का बैल मिला है। आभूषण पहने नग्न महिला को दर्शाया गया है कांस्य की नर्तकी में, जिसकी बाएं हाथ में चूड़ियां, दाहिने हाथ पर कंगन व ताबीज़ पहने हुए हैं। त्रिभंग नृत्य मुद्रा में यह कांस्य की नर्तकी खड़ी है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मूल्यवान धातुओं, रत्नों व हड्डियों एवं पकी मिट्टी का प्रयोग आभूषण बनाने में करते थे। पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों कंठार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियां जैसे आभूषण पहनते थे। करधनी, झुमके और पायल केवल महिलाएं ही पहनती थी। कार्नेलियन, नीलम, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट आदि के मनके ज़्यादा लोकप्रिय थे। यह बात चनहुदड़ो और लोथल में मिले मनके कारखानों से स्पष्ट होती है। अब हम बात करते हैं हड़प्पाई लिपि के विषय में। इसमें लगभग 64 मूल चिन्ह, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 तक पूरी तरह यह लिपि जानकारी में आ गई थी, परंतु जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोफेडन भी कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र जो हड़प्पाई लिपि में मिलते हैं वो यू आकार के और मछली के प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं टेराकोटा मूर्तियों की। टेराकोटा मूर्तियां बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी का उपयोग किया जाता था।
कांसे की मूर्तियों की तुलना में टेराकोटा की मूर्तियां कम संख्या में पाई गई हैं और आकार और रूप में अनगढ़ हैं। इन्हें पिचिंग विधि का उपयोग करके बनाया जाता था और ये अधिकांशतः गुजरात और कालीबंगा में मिली हैं। जैसे मातृ देवी की मूर्ति, सींग वाले देवता का मुखौटा और खिलौने। अब हम बात करते हैं मृद भांडों के विषय में। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से मिले मृद भांडों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सादे मृद भांड और चित्रित मृद भांड हैं। चित्रित मृद भांडों को लाल और काले मृद भांडों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और चमकदार काले रंग का प्रयोग लाल पृष्ठभूमि पर डिज़ाइन और आकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। वृक्ष, पक्षी, पशुओं की आकृतियां और ज्यामितीय प्रतिरूप चित्रों के मतलब कि इनके ऊपर छापे जाते थे। और अधिकांश मृद भांडों में से चाक पर बनाए गए मृद भांड जो हैं वो अति उत्तम हैं। सामान्यतः मृद भांडों का उपयोग 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कुछ सादे मृद भांडों का उपयोग अनाज और पानी के भंडारण आदि जैसे घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता था। छोटे पात्रों का सजावटी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता था और तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छेदों वाले कुछ छिद्रित मृद भांड भी होते थे, जिनका प्रयोग संभवतः शराब उलटने के लिए किया जाता था। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से निकलते हैं, जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख और प्रथम स्थल हड़प्पा के विषय में। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता या फिर कहें इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में इसकी खोज की। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत नगर की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, जो नॉर्थ से साउथ 415 मीटर लंबा और ईस्ट से वेस्ट 195 मीटर चौड़ा था। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने 1946 में माउंट ए बी की संज्ञा दी है। हड़प्पा स्थल से हमें कब्रिस्तान R37, शवाधान पेटिका, शंख का बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यानी उर्वरता की देवी, गेहूं और जौ के सर्वाधिक दाने, विशाल चबूतरों वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें। हड़प्पा स्थल से मिलने वाला प्रमुख स्थल है वो विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागार हैं। लिंग योनि के पाषाण प्रतीक, ताम्रतुला, दर्पण, सीपी का पैमाना, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य, लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष का धड़, कांस्य की हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति इत्यादि हमें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ये सिंधु नदी तट पर सिंध प्रांत का लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से हमें बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो द्रविमोम विधि से बनी है प्राप्त हुई है। इसके अलावा दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, राजमुद्रांक, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, सीपी की पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष और सबसे बड़ी ईंट एवं मिट्टी का तराजू जैसे साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं चनहुदड़ो की। चनहुदड़ो सिंधु नदी तट पर सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में स्थित है। इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार और 1935 में अर्नेस्ट मैके ने की। इसे भारत का लंका शहर भी कहा जाता है और इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर कोई दुर्ग या गढ़ नहीं है। यहाँ पे वक्राकार ईंटें, अलंकृत हाथी,
एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंघा लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके के कारखाना और भट्टी की खोज की गई है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा, जो घग्गर नदी के बाएं तट पर राजस्थान के गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष, 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने की थी। अब हम बता दें कि कालीबंगा से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य, अलंकृत और कच्ची ईंटों के साक्ष्य, 2 भाग में नगर का विभाजन, यानी इसमें गढ़ी यानी दुर्ग और निचला नगर, 2 भागों में नगर का विभाजन किया गया था। एकमात्र ऐसा स्थल जहां निचला नगर भी किले से घिरा हुआ था। ये आप याद रखेंगे कि ये एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर निचले नगर की भी किलेबंदी की गई थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ पर कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरें, मिट्टी की मोहरें, खिलौने, शवों की अंत्येष्टि की 3 विधि यहाँ पर प्रचलित थी, जिनमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांसे का बैल, ऊंट की हड्डियाँ आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कोटदीजी के विषय में। कोटदीजी सिंधु नदी तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का खैरपुर जिला है। इसकी खोज फजल अहमद खान ने 1953 में की थी। यहाँ से हमें टार, बैल और देवी की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे रंगपुर। रंगपुर भादर नदी के तट पर गुजरात का अहमदाबाद जिला है, जिसकी खोज SR राव ने 1953-54 में की थी। यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और चावल के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, कच्ची ईंटों के साक्ष्य हमें कालीबंगा और रंगपुर से ही प्राप्त होते हैं। बाकी सभी जगहों पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब हम बात करते हैं लोथल, जो भोगवा नदी तट पर गुजरात का अहमदाबाद जिले के आसपास स्थित है। इसकी खोज SR राव यानी रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। यह एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसका प्रयोग पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए किया जाता था। यहाँ की मुख्य विशेषता है कि एक ही रक्षा प्राचीर द्वारा पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ का एक प्रमुख स्थल है गोदीवाड़ा, जहाँ से हमें जहाज बनाने का स्थान था, यहाँ से हमें जहाज बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह धान और बाजरे के प्रथम साक्ष्य, यानी धान का प्रथम साक्ष्य जो हमें मिला है वो लोथल से मिला है। मनका उद्योग के साक्ष्य, यहाँ से हमें पारस की मोहर मिली। अग्नि वेदिकाएं, मनका कारखाना, तांबे का कुत्ता, चित्रित मृदभांड, आधुनिक शतरंज, छोटा दिशा मापक यंत्र, घोड़े व जहाज की टेराकोटा आकृतियाँ मिली हैं। अब हम बात करते हैं राखीगढ़ी के विषय में। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, जो 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। राखीगढ़ी से अन्नागार व रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा की प्रांतीय राजधानी भी इसे कहा जाता है। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में इसे शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। राखीगढ़ी को 2020 के बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक माना गया है। अन्य 4 स्थलों में एक है यूपी में हस्तिनापुर, दूसरा असम में शिवसागर, तीसरा गुजरात में धोलावीरा, तमिलनाडु में आदि चन्नलूर। हाल ही में राखीगढ़ी की खुदाई से 15 मई 2022 हाल ही में राखीगढ़ी की खुदाई से कुछ घरों, गलियों व जल निकासी व्यवस्था की संरचना का पता चला है। साथ ही तांबे व सोने के आभूषण, टेराकोटा के खिलौने व हजारों मिट्टी के बर्तन व मोहरें प्राप्त हुई हैं।
राखीगढ़ी में हड़प्पा कब्रिस्तान से प्राप्त 2 मानव कंकाल के अवशेषों से डीएनए के एक अध्ययन में पाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक स्वतंत्र मूल है जो हड़प्पा वासियों के स्टेपी देहाती या प्राचीन ईरानी किसान वंश के सिद्धांत को नकारता है। साथ ही यहाँ से त्रिकोणीय व गोलाकार अग्नि वेदिकाओं के साथ पशु बलि हेतु खोदे गए गड्ढों के भी साक्ष्य व समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। जो समाधियाँ हैं वो परवर्ती चरण यानी मध्य युगीन काल से संबंधित हैं। अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य हड़प्पा वासियों की अनुष्ठान प्रणाली को दर्शाता है। साथ ही 2 मादा कंकाल भी मिले हैं जिन्हें मिट्टी के बर्तन, सुलेमानी मोतियों तथा खोल की चूड़ियों जैसे आभूषण के साथ दफनाया गया। अब हम बात करते हैं बनावली। बनावली सरस्वती नदी तट पर हरियाणा का फतेहाबाद जिला। इसकी खोज R.S. बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से हमें हल की आकृति वाले मिले मिट्टी के खिलौने, जौ यहाँ से सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। तांबे के बाणाग्र, जल निकास प्रणाली का अभाव बनावली में पाया गया है। यह एक अंडाकार बस्ती थी। अरिय गलियों वाला एकमात्र नगर बनावली है। अब हम बात करते हैं धोलावीरा। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे गुजरात का कच्छ जिला में पड़ता है। इसकी खोज JP जोशी ने 1967-68 में की थी और R.S. बिष्ट ने 1990 में। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख यहाँ पर पाए गए हैं। धोलावीरा के लोग जल संरक्षण तकनीक से परिचित थे। धोलावीरा एक नवीनतम खोजा गया शहर है। यहाँ से बांध और तटबंध के साक्ष्य भी मिले हैं। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर नगर को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर शामिल है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल का मैदान भी पाया गया है। अब हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब का रोपड़ जिला है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ पे हमें अंडाकार गड्ढे में मानव के साथ दफन कुत्ता के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अलावा कुल्हाड़ी भी यहाँ पर पाई गई। यह आज़ादी के बाद खोजी गई पहली साइट है। अब हम बात करेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी का मेरठ जिला। जैसा कि हमने आपको बताया था, यह आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। बात करते हैं सुतकांगेडोर, जो दाश्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मरकान समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसकी खोज ऑरेल स्टेन ने की थी। सूरकोटदा एक बंदरगाह है जहाँ से हमें घोड़े की अस्थियाँ और कब्रगाह की साक्ष्य प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ सिंधु सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है। यह प्राचीन नवपाषाणिक बस्ती है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं बालू, जो हरियाणा में है। यहाँ से लहसुन के प्रारंभिक साक्ष्य पाए गए हैं। दैमाबाद सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से हमें कांस्य रथ प्राप्त हुआ है। केरल लोधोरो सिंधु सभ्यता का नमक उत्पादन केंद्र। कोटवाला से भट्टी के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के कुछ स्थान हैं। देसलपुर, पाबूमठ, शिकारपुर जो गुजरात में स्थित हैं। सनौली यूपी में स्थित है। कुणाल हरियाणा में, करनपुरा राजस्थान में और गन्नेरी वाला पंजाब में। अब हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता का पतन किस तरह हुआ। द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया था तथा यह नगरीय से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई थी। बहुत से विद्वानों के सिंधु सभ्यता के पतन के विषय में अलग अलग मत हैं, जिसमें गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर का मानना है कि बाह्य या आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश हुआ। वहीं जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और SR राव ने इसका कारण बाढ़ माना है।
ऑरेल स्टेन और अमलानंद घोष जैसे विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन माना है। M.R. साहनी ने भूतात्विक और जल प्लावन परिवर्तन, जॉन मार्शल ने प्रशासनिक शिथिलता को इसका कारण माना है। वहीं K.U.R. कनेडी ने प्राकृतिक आपदा जैसे महामारी, मलेरिया इत्यादि के फैलने से इस सभ्यता का पतन हुआ, ये माना है। तो आज हमने आपको सिंधु सभ्यता की मोहरें, कांस्य मूर्तियाँ, आभूषण, टेराकोटा मूर्तियाँ, मृदभांड, हड़प्पा सभ्यता की विभिन्न स्थलों के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान की है। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।